बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑक्यूलर इंजरीज़। ये कंटिन्यूशन ही है ऑर्बिट की, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो दो टॉपिक्स में से आया हुआ है, एक ब्लो आउट जो फ्रैक्चर है उसमें से आया हुआ है, और केमिकल बर्न्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाकी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, ताकि अगर कोई इधर उधर से चीज़ आए तो हम वो कवर कर लें। बाकी जो वो दो चीज़ें हम उनको ज़रा अच्छी तरह कर लेते हैं। तो ऑक्यूलर इंजरीज़ हमारे पास दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास मौजूद है। एक तो मैकेनिकल इंजरीज़ हो सकती हैं और नॉन मैकेनिकल इंजरीज़ हो सकती हैं। मैकेनिकल इंजरीज़ जैसे कि चैप्टर का जो सीक्वेंस है आप उससे भी याद रख सकते हैं। मैकेनिकल इंजरीज़ तमाम एक्सप्लेन की गई हैं और नॉन मैकेनिकल इंजरीज़ के अंदर से दो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, केमिकल इंजरीज़ और एक हमारा जो ब्लो आउट फ्रैक्चर है। अब वो बेसिकली जो ब्लो आउट फ्रैक्चर है वो मैकेनिकल इंजरी ही बनता है। वैसे मैकेनिकल इंजरीज़ के अंदर हमारे पास एक्स्ट्राऑकुलर फॉरेन बॉडीज़ आती हैं, कंट्यूजन इंजरीज़ हो सकती हैं, इंट्राऑकुलर फॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं, परफोरेटिंग इंजरीज़ हो सकती हैं, हाइफीमा हो सकता है। नॉन मैकेनिकल के अंदर हमारे पास केमिकल इंजरीज़ ड्यू टू एसिड और अल्कली, थर्मल इंजरीज़ हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हो सकती हैं, रेडिएशन इंजरीज़ हो सकती हैं ड्यू टू यूवी, इंफ्रारेड या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास बर्मिंघम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी सिस्टम है, क्लासिफिकेशन है बेसिकली मैकेनिकल इंजरीज़ की। सो अगर हम क्लासीफाई करें मैकेनिकल इंजरीज़ को, तो ये अब एक दूसरा सिस्टम है जो कि ओपन ग्लोब और क्लोज ग्लोब की बेस के ऊपर क्लासीफाई करा होता है। अच्छा, क्लोज ग्लोब इंजरीज़ वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल ऑफ ग्लोब है वो हमारे पास इंटैक्ट रहती है। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप आ रही होती हैं, एक कंट्यूजन होती है और एक हमारे पास लैमेलर लेसरेशन आ रही होती है। कंट्यूजन हमेशा ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होगी और जो लैमेलर लेसरेशन होगी उसके अंदर पार्शियल थिकनेस वूंड होंगे हमारे पास। जो ओपन ग्लोब इंजरी होती है उसके अंदर हमारे पास फुल थिकनेस वूंड होता है, कॉर्निया या स्क्लेरा का या फिर दोनों का हो सकता है। अब हमारे पास जो ओपन ग्लोब इंजरी होती है उसके अंदर या तो हमारा ग्लोब रप्चर हो सकता है, ठीक है, यानी फुल थिकनेस वुंड है ये भी, लेकिन ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होगा, या फिर ग्लोब लेसरेशन हो सकती है। लेसरेशन हमेशा जब भी आप देखते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होती है, हमने फोरेंसिक में काफ़ी दफ़ा पढ़ा, तो ये फुल थिकनेस वुंड है जो कि हमारे पास शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। अब इसके पास इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, परफोरेटिंग, पेनिट्रेटिंग और इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी। पेनिट्रेटिंग जो इंजरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास वन फुल थिकनेस वुंड होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ओपन ग्लोब इंजरी के अंदर हमारे पास फुल थिकनेस वुंड होता है, तो जो हमारे पास पेनिट्रेटिंग हमारे पास जो इंजरी होती है उसके अंदर फुल थिकनेस वुंड है और ये सिर्फ एक लाइक्स एंट्री वुंड होता है। जो हमारे पास परफोरेटिंग इंजरी होती है इसके अंदर हमारे पास फुल थिकनेस वुंड तो है ही सही, एक एंट्री वुंड है और एक हमारे पास एग्जिट वुंड है, यानी परफोरेट करके निकल रहा है जैसे कि नाम से पता लग गया। और इंट्राऑक्यूलर जो फॉरेन बॉडी होती है ये भी पेनिट्रेटिंग इंजरी ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन बॉडी है वो उसके अंदर एम्बेड कर जाती है। तो ये हमारे पास टाइप है ओपन ग्लोब, क्लोज ग्लोब। क्लोज ग्लोब के अंदर हमारे पास कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल हमारे पास इंटैक्ट रहती है और फुल थिकनेस वुंड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड ग्लोब इंजरी हमारे पास एक फुल थिकनेस वुंड है। नेक्स्ट हमारे पास अब मैकेनिकल इंजरीज़ की टाइप है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको नोट करवाता रहता हूँ। सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडीज़ हैं। अब ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडीज़ बेस्ड ऑन द लोकेशन कॉर्निया में हो सकती है, कंजक्टाइवा में हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया आपको पता है एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो ये अब क्या होता है कि जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं या तो वो एपिथेलियम के अंदर हो जाती हैं एम्बेड, या फिर सुपरफिशियल स्ट्रोमा के अंदर, कभी कभार डीप स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती हैं। टाइप्स क्या हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाया करता है कि आप बताएं कि जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडीज़ हैं उनकी टाइप्स क्या हो सकती है। इंडस्ट्रियल टाइप्स हो सकती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे पास आयरन पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, स्पेशली इन लैथ्स। लैथ्स कहते हैं वुड और मेटल शेपिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हैमर चिजल वर्कर जो हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, आयरन को बीट करते हैं। इसी तरह एम्बरी और कोल वर्कर्स हो गए, आयरन वर्कर्स हो गए, हैमर जो यूज़ करते हैं वर्कर। इस तरह एम्बरी ये एक कोई धातु होती है और मैंगनाइट से बनती है। और एग्रीकल्चर वर्कर्स के अंदर हो सकते हैं हस्क ऑफ पैडी, मतलब ये जो राइस फील्ड के अंदर लोग काम करते हैं, या इंसेक्ट्स के जो विंग हैं ये आपको लग सकते हैं।
इस तरह और फॉरेन बॉडीज़ भी हो सकती हैं, सैंड, स्टील, ग्लास, वुड, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो बेसिकली हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर आयरन वगैरह हो सकता है, एमरी कोल हो सकता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स के अंदर हमारे पास हस्क ऑफ पैडी हो सकता है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हो सकते हैं। अदर कॉमन जो हमारे पास फॉरेन बॉडीज़ हैं वो डस्ट, सैंड, स्टील, ग्लास, वुड, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह। अब सिम्टम्स क्या होंगे कॉर्नियल फॉरेन बॉडी के? अब कोई भी फॉरेन बॉडी आए तो आप खुद ही देख सकते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, रेडनेस। ये अभी तमाम फॉरेन बॉडीज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें ना आप याद रख लें कि तमाम में सेम ही है, डिस्कम्फर्ट, पेन, फोटोफोबिया, रेडनेस, इचिंग वगैरह। साइंस क्या होंगे? फॉरेन बॉडी आपको एक तो मिलेगी कॉर्निया के ऊपर, और ब्लेफरोस्पैज्म मिल सकता है। ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, तो ये इरेगुलर सी जो मूवमेंट्स होती हैं। सिलियरी कंजेशन मिल सकती है, डिफेक्टिव विजन हो सकती है। और जो कॉर्नियल फॉरेन बॉडी का एक डायग्नोस्टिक या करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है। स्पेसिफिकली जो फॉरेन बॉडी इम्बेड हुई होती है कॉर्निया के अंदर, उसके आसपास अगर आप पिक्चर देखें ना 20.1, उसके अंदर एक सर्कुलर सी आपको एक ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिल रही है। तो अब इसका ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट क्या होती है? ये तकरीबन ये भी कॉमन ही है। अगर आप कुछ पॉइंट्स इनको देख लें, सबसे पहले आपने जो भी फॉरेन बॉडीज़ को लोकलाइज करना होता है, फिर उसको रिमूव करना होता है, फिर आपने जो उसका पोस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आपने देखना होता है, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लोकलाइजेशन के अंदर आपके पास इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं, आपने देखना है, उसको लोकलाइज करना है। गुड सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, स्लिट लैब एग्जामिनेशन भी आप करते हैं आफ्टर फ्लोरेसिन स्टेनिंग। फ्लोरेसिन स्टेनिंग इज़ द बेस्ट मेथड। उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। गुड सोर्स ऑफ लाइट, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी है। फॉरेन बॉडी रिमूव कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपने एनेस्थीसिया देना है विद इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोपेराकेन या अल्केन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या ज़ाइलोकेन इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया में। उसके बाद आपने आईलिड को, जो हमारा आई स्पेकुलम होता है, उसके थ्रू आपने सेपरेट कर देना है, ठीक है, ताकि ब्लिंकिंग ना हो। उसके बाद आप इरिगेशन नॉर्मल सलीन से आप हमेशा इसको वॉश कर दें ताकि जो फॉरेन बॉडी है वो लूज़ हो जाए। फिर कॉटन टिप्स एप्लीकेटर से सुपरफिशियली अगर बॉडी पड़ी है तो आप रिमूव कर दें। अगर ज़्यादा एम्बेड कर गई है तो फिर आप फॉरेन बॉडी स्पड यूज़ कर लें या हाइपोडर्मिक नीडल यूज़ कर लें। अगर मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी है तो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया दिया, फिर आई को सेपरेट किया, हमने उसको इरिगेट किया सेलिन से। उसके बाद अगर तो सुपरफिशियल पड़ी है तो कॉटन टिप एप्लीकेटर से रिमूव कर दिया, वरना हमने फॉरेन बॉडी स्पड या फिर हाइपोडर्मिक नीडल इस्तेमाल कर ली। अगर हमारे पास मैग्नेटिक कोई फॉरेन बॉडी है तो हमने मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया। ट्रीटमेंट या फिर उसको रिमूव कर लिया तो डेफिनेटली कोई स्कार होगा या कोई वूंड होगा तो हम एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि कोई हमारे पास उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। ऑइंटमेंट दे सकते हैं, ड्रॉप्स दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर सकते हैं, और टॉपिकल साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि कॉर्नियल अल्सरेशन की जैसे अगर पेन वगैरह है तो आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और साइक्लोप्लेजी। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कॉर्निया के अंदर फॉरेन बॉडी की है तो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपकी अल्सराइजेशन हो सकती है, तो आपने कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है। कंजक्टाइवा के अंदर हम आ गए हैं। कंजक्टाइवा आप देख लें कि आप कहाँ पर, अब कंजक्टाइवा की टाइप्स हैं, बल्बर है, फॉर्निकल है, या फिर आपके पास पैल्पेब्रल होता है। तो अब कहाँ पर लॉज कर सकती है? या तो बल्बर कंजक्टाइवा फ्रंट के ऊपर आ जाएगा, फॉनिक्स के अंदर आ जाएगा, या फिर सल्कस टार्सालिस के ऊपर वो लॉज कर सकती है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इसके? अब वही होंगे, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, वाटरिंग, रेडनेस, जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेसिफिक बात ये होती है कि जो आपकी टार्सल कंजक्टाइवा के साथ फॉरेन बॉडी एडहेरेंट होती है ना, तो जब भी आप ब्लिंक करते हैं तो एक वर्टिकल पैटर्न बनता है। तो ये एक इसका पैथोग्नोमिक एक फीचर होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कि अगर टार्सल जो कंजक्टाइवा के साथ कोई फॉरेन बॉडी है तो जब भी वो आई के साथ या आप ब्लिंक करेंगे तो वो ऊपर नीचे वर्टिकल एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी कंजक्टाइवल या फिर टार्सल कंजक्टाइवा में फॉरेन बॉडी है तो उसका एक फीचर है, ठीक है। और डबल एवर्जन आपको करनी पड़ती है अगर आपके सुपीरियर फॉनिक्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। अच्छा, तो अब इसको रिमूवल कैसे है? वैसे लोकलाइजेशन करेंगे जैसे आप कॉर्नियल फॉरेन बॉडी के अंदर किया था, सोर्स ऑफ लाइट, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्लिट लैम्प वगैरह। रिमूव कैसे करेंगे? उसी तरह आपने इरिगेट करना है, कॉटन टिप एप्लीकेटर यूज़ करना है या हाइपोडर्मिक नीडल इस्तेमाल करनी है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कंजक्टाइवा है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा स्प्रेड कर जाए तो फिर शायद कॉर्नियल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कंट्यूजन इंजरीज़ ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है। हमने आपको बात पहले भी बताई थी
कि ये क्लोज लोब इंजरी है, ठीक है, और ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा होती है। ये मिलता जुलता है ब्लो आउट जो आगे फ्रैक्चर हम पढ़ेंगे ना, वो भी बेसिकली ब्लंट ट्रॉमा के अंदर ही उसकी कैटेगरी हम शुमार करते हैं। कॉज क्या होती है? डायरेक्ट ब्लो टू द जो है ना आई बॉल बाय फिस्ट, स्क्वॉश बॉल, क्रिकेट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह। और एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई मुक्का मार दे, अक्सर सिनेरियो आ जाता है कि कोई मुक्का मार दिया, किसी ने लड़ाई हो गई, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ डैमेज क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम कि मैकेनिज्म क्या है। तो इसका जो बेसिकली ना 4 पॉइंट्स हैं इसके मैकेनिज्म के: कूप मैकेनिज्म, काउंटर कूप मैकेनिज्म, ऑक्यूलर कंप्रेशन एंड रीबाउंड कंप्रेशन। कूप मैकेनिज्म में क्या है कि आपको जब किसी ने इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है तो ऑक्यूलर टिश्यू उस जगह का डैमेज हो जाएगा। काउंटर कूप क्या होता है कि जब आपका जिस जगह पे डैमेज हुआ है तो वो शॉक वेव ट्रैवल करके पोस्टीरियर पोल के ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर एक काउंटर कूप एक इंजरी हो जाती है। एक होता है ऑक्यूलर कंप्रेशन, जिस जगह पर आपको हिट पड़ी है वहाँ पर कंप्रेशन हो जाए, कॉर्निया है, आयरिस है, लेंस है। और रीबाउंड कंप्रेशन ये होती है कि जब आपको उस जगह पर हिट लगती है तो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो रीबाउंड करते हैं अपनी नॉर्मल शेप के अंदर, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज़्यादा ओवरशूट कर जाते हैं और ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिस वजह से जो ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो क्या पॉइंट्स आगे? काउंटर कूप ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्यूलर टिश्यूज। सो कूप मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास ऑक्यूलर टिश्यू का डैमेज हो रहा था, काउंटर कूप में वो शॉकवेव की वजह से आगे ट्रांसलेट कर रहा था, ऑक्यूलर कंप्रेशन में कंप्रेशन हो रही थी ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे कॉर्निया, आइरिस वगैरह। रीबाउंड कंप्रेशन में वो रीबाउंड कर रहे थे अपनी नॉर्मल शेप में, लेकिन उनकी ओवर स्ट्रेचिंग हो रही थी, इस वजह से ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहे थे। अब कंट्यूजन इंजरीज कौन सी हो सकती हैं? एडिनेक्सा कहते हैं हम वो स्ट्रक्चर्स को जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को ऑर्गन्स के साथ जोड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आईलिड हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, मतलब ये कंजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आईलिड के अंदर हमारे पास ये भी एडिनेक्सा है, तो इकीमोसिस हो सकता है आईलिड का, ब्लैक आई, ट्रॉमेटिक टोसिस हो सकता है। ट्रॉमेटिक टोसिस क्यों होता है कि ट्रॉमा की वजह से जो एपेनेरोसिस है लेवेटर मसल का वो सेपरेट हो जाए या डिसइंसर्ट हो जाए। कंजक्टाइवा के अंदर आपके पास सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है ट्रॉमा की वजह से। एंटीरियर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सेगमेंट में हमारे पास कॉर्निया आ जाता है, लेंस, आइरिस आ जाता है, सिलरी बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो कॉर्निया के अंदर क्या हो सकता है? एब्रेजन हो सकती है, कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, और इसके साथ आपके पास जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स आ सकते हैं। आइरिस के अंदर क्या हो सकता है? ट्रांजिएंट मायोसिस हो सकता है। ट्रांजिएंट मायोसिस क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे होते हैं हमारे आइरिस के अंदर से। और ये क्यों होता है? क्योंकि मैकेनिकल कंप्रेशन हो रही होती है। ट्रोमेटिक मिड्रियासिस, आइरिडोप्लीजिया भी कहते हैं। अब ये क्यों होता है कि मिड्रियासिस होता है? ड्यू टू द रप्चर ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल, ठीक है। सो ये डायलेट करवा रहा होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है, तो मिड्रियासिस हो जाता है। मियोसिस क्यों हो रहा था? वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज की वजह से हो रहा था। और जो ट्रोमेटिक मिड्रियासिस है स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल की डैमेज की वजह से, रप्चर की वजह से हो रहा है। इरिडोडायलिसिस ये होता है कि जब आपका जो आइरिस है वो सिलरी बॉडी से रिमूव हो जाए या फिर डिहेसेंस हो जाए एट इट्स रूट, तो हम कहते हैं कि इरिडोडायलिसिस हो गया। उसके बाद ट्रोमेटिक यूवियाइटिस हो सकता है, ठीक है। यूवियल ट्रैक्ट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इनरिडिया हो सकता है जो 360 डिग्री इरिडोडायलिसिस होता है, यानी अगर बिल्कुल ही आइरिस सिलरी बॉडी के साथ से डिहेसेंस हो जाए उसकी 360 डिग्री के ऊपर, तो ये इनरिडिया कहते हैं। सो आइरिस के अंदर क्या हो सकता है? कंट्यूजन की वजह से ट्रांजिएंट मायोसिस भी हो सकता है, ट्रोमेटिक मिड्रियासिस भी हो सकता है, आइरिडोडायलिसिस भी हो सकता है, ट्रोमेटिक यूवियाइटिस भी हो सकता है, एनरिडिया भी हो सकता है। सिलरी बॉडी की अगर हम बात करें तो हाइपोटोनी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन होता है एक्वस ह्यूमर की जो मेंटेनेंस होता है उसके अंदर। सो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जो एक्वस ह्यूमर्स की प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो जिस वजह से हाइपोटोनी हो जाती है। अब एक्वस ह्यूमर आपकी जो टोन है वो मेंटेन करके रख रहा होता है एंटीरियर चैम्बर की, जिस वजह से हाइपोटोनी हो जाती है। एंगल रिसेशन हो सकती है, तो एंगल रिसेशन ग्लोकोमा हो सकता है। जो हमारी सिलरी बॉडी है उसके ऊपर अगर टेयरिंग हो जाए तो उस वजह से जो एंगल रिसेशन ग्लोकोमा हो सकता है, क्योंकि ये एंगल इट इज़ नेसेसरी फॉर द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है और वो जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ता है और उस वजह से ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है। एंगल रिसेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक टीयर होता है, बेसिकली जो टीयर प्रोड्यूस होता है इट इज़ बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ द सिलरी बॉडी, तो इस वजह से आपका जो है डैमेज होता है और आपको एंगल रिसेशन
एंगल रिसेशन ग्लूकोमा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एंटीरियर सेगमेंट के अंदर आपके पास हाइफीमा हो सकता है, ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर, ये हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे भी सही। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं कंट्यूजन की वजह से, उनके अंदर लेंस है, लेंस के अंदर क्या हो सकता है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाती है डायरेक्ट अगर कैप्सूल के ऊपर हिट लगे, सब कैप्सूलर कैटरैक्ट होती है। तो सब कैप्सूलर कैटरैक्ट होती है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो ये होती है कि इसके अंदर एक रोजेट शेप सब कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन होती है। जो आपका लेंस होता है ना, लेंस फाइबर, उसकी एक रोजेट शेप के सब कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन होती है। इसके साथ साथ अगर आपके जो जोन्यूलर फाइबर जोन्यूल्स हैं या जो फाइबर्स हैं उनका अगर पार्शियल रप्चर हो जाए तो सबलक्सेशन हो जाती है, और अगर तो कंप्लीट रप्चर हो जाए जोन्यूल्स की तो डिसलोकेशन हो जाती है। डिसलोकेशन का समटाइम्स ऐसे कई दफ़ा आया हुआ है कि एक सेल्फ हीलिंग पेनिट्रेटिंग इंजरी थी और उसके बाद कलेक्शन ऑफ वाइटिश मटेरियल हो गया इन द इन्फीरियर एंगल। तो क्या है आपको, तो उसके अंदर आप डिसलोकेशन ऑफ लेंस आपके जो डायग्नोस्टिक था। फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस में आपको पता ही है कि जब आपका जो लेंस कैप्सूल होता है उसका डैमेज होता है, डेहिसेंस होती है, तो जो उसके प्रोटीन मटेरियल है वो बाहर निकल आता है और जो हमारी बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। कुछ पार्ट ऑफ बॉडी ऐसे हैं हमारे जिनके खिलाफ हम सेल्फ एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और जो लेंस प्रोटीन है दे आर वन ऑफ देम। फेकोलिटिक ग्लूकोमा हो सकता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, वॉशियस रिंग बन सकता है। ये पॉइंट मैं आयरिस के अंदर बताना भूल गया था, जो ट्रांजिएंट मियोसिस होता है ना उसके अंदर भी वॉशियस रिंग फॉर्मेशन होती है, और हमारी कैटरैक्ट के अंदर भी जो है ना वॉशियस रिंग फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो लेंस के अंदर कैटरैक्ट हो सकता है, सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है, फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस हो सकता है, फेकोलिटिक ग्लूकोमा हो सकता है, और वॉशियस रिंग हो सकता है। पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट में हमारे पास विट्रिस, रेटिना, क्लोराइड वगैरह होते थे। आप खुद ही सोचें विट्रिस के अंदर क्या हो सकता है, विट्रिस हैमरेज हो सकता है, विट्रिस डिटैचमेंट हो सकती है। रेटिना में क्या हो सकता है, रेटिना के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, विट्रिस हैमरेज हो सकता है, रेटिनल हैमरेज हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो इसके अंदर हैं, बर्लिन्स एडीमा या कमोशियो रेटिना। इट इज़ द एडीमा ऑफ रेटिना विट अकर्स ड्यू टू रेटिनल वेजो पैरालिसिस। अगर वेजो पैरालिसिस हो जाएगा रेटिना का, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा बर्लिन्स एडीमा होता है या कमोशियो रेटिना होता है, इसको हम दूसरा जो उसका नाम है। रेटिनल हेमरेज हो सकता है, रेटिनल ब्रेक्स आ सकते हैं। ये क्यों हो सकता है, रेटिनल डायलिसिस हमने आइरिडो डायलिसिस में देखा था कि डिहेसेंस होती है या फिर डिसइंसर्शन होती है। रेटिनल डायलिसिस के अंदर डिसइंसर्शन हो जाती है रेटिना की एट ओरा सिरेटा, या फिर जो हमारे पास टीयर्स हैं वो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर भी आ सकते हैं, मैक्यूलर होल भी प्रेजेंट हो सकता है, और रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। तो कमोशियो रेटिना या बर्लिन्स एडीमा, रेटिनल हेमरेज, रेटिनल ब्रेक्स और रेटिनल डिटैचमेंट, ये फाइंडिंग्स हैं। कोरॉइड के अंदर क्या हो सकता है, कोरॉइड रप्चर हो सकता है, ठीक है, और ये एक काफ़ी कॉमन एक कंट्यूजन इंजरी है। इसके अंदर कोरॉइड ब्रूच, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोरॉइड इन्वॉल्व होता है, ब्रुक्स मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है, पिगमेंट एपिथेलियम इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये आपके पास हो सकता है। इसके साथ साथ कोरॉइडल हेमरेज भी हो सकता है। तो ये आप अगर कोई ये याद करने वाली चीज़ें तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या हो सकता है। हेमरेज हो जाएगा या उस स्ट्रक्चर के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्टिक नर्व में क्या होगा, ऑप्टिक नर्व अवल्जन हो सकती है, ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। ट्रीटमेंट अब कुछ इनमें से कॉजेज ट्रीटेबल होती है और कुछ नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट, विट्रस हैमरेज वगैरह तो ट्रीटेबल हैं, लेकिन ऑप्टिक नर्व अवल्जन वगैरह की हमारे पास ट्रीटेबल नहीं होता। अब जब भी आपको कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट मिले तो कुछ रूटीन एग्जामिनेशन आपने ज़रूर करनी है हिस्ट्री के साथ। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है विजुअल एक्यूटी उसकी ठीक है कि नहीं है, विजुअल फील्ड उससे सही नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, आई मूवमेंट्स उसकी ठीक हैं कि नहीं ठीक, प्यूपिलरी रिएक्शन प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट। स्लिट लैम्प पे आप देख लें, इंट्राओकुलर प्रेशर देख लें, कोई ग्लोकोमा की फाइंडिंग तो नहीं है, फंडस एग्जामिनेशन कर लें। सो ये आप देख सकते हैं। सो इसका कोई भी आपने मॉर्निंग बना सकते हैं, VVEP सिड आप इस तरह बना लें। तो VVEP सिड विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, आई मूवमेंट्स और प्यूपिलरी रिएक्शन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, IOP डायल्यूट। इसका कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है, मार्क हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी के अंदर हम बात करें तो टाइप्स इस तरह एक्स्ट्राओकुलर की थी, इंट्राओकुलर की भी हैं। सो MCQs में आ सकती है। मेटालिक हो सकती हैं, आयरन एंड स्टील जो है 90% तक होता है, कॉपर और लेड है हो सकता है। आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है लाइक वुड, सिलिया, कैटरपिलर, इस तरह।
इनर्ट सब्सटेंसेस हो सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, क्ले, कोल, गैस, कोल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेटालिक, ऑर्गेनिक एंड इनर्ट सब्सटेंसेस। इफेक्ट अब डिपेंड करता है कि आई के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कितना है, एंट्री क्या है, उसका अमाउंट ऑफ टिश्यू कितना डैमेज हुआ है, इन्फेक्शन है कि नहीं है, सो इट मैटर्स। इसी तरह लोकेशन हमारे पास एंटीरियर लोकेशन भी हो सकती है, पोस्टीरियर सेगमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी जब हम कंट्यूजन इंजरीज देख रहे थे। सो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेटिंग और जो परफोरेटिंग इंजरीज होती हैं, और अगर तो फॉरेन बॉडी रिटेन कर जाए तो फिर ये फॉलोइंग जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अब या तो उसके मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल के साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है, और या फिर जो फॉरेन बॉडी है इटसेल्फ कोई रिएक्शन कर जाए। तो ये बेसिकली जो होता है ना मैकेनिज्म ऑफ डैमेज होता है कोई भी फॉरेन बॉडी। एक जनरल सी बात है, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा हो या फिर इंट्राओकुलर हो, मैकेनिकल उसके इफेक्ट्स होंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर तो कोई रिएक्शन इटसेल्फ जो अगर मटेरियल है वो डैमेजिंग है। मैकेनिकल इफेक्ट्स में आप खुद ही स्ट्रक्चर्स के हिसाब से याद रख लें। कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, कंजक्टाइवा में कॉर्निया के ऊपर कॉर्नियल अल्सर बन सकता है, वुंडिंग हो सकती है, प्यूपिल और आइरिस डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, एंटीरियर चैम्बर इन्वॉल्व हो सकता है, शैलो हो सकता है, लेंस रप्चर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, सबलक्सेशन, डिसलोकेशन, विट्रस हैमरेज हो सकता है, रेटिनल टेयर। जो हमने कंट्यूजन के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर से आप एक एक फाइंडिंग लिख सकते हैं मैकेनिकल इफेक्ट्स के अंदर। इन्फेक्शन हो सकता है अब अगर तो जो फॉर एग्जांपल जो आप फॉरेन बॉडी आई है उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, या फिर उसके बाद उसके डैमेज की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, पोस्ट इन्फेक्शन हो गया, या फॉरेन बॉडी इटसेल्फ जो थी वो स्टेराइल नहीं थी, तो उस वजह से हो सकता है। रिएक्शन हो सकता है, अब डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मटेरियल जो कि आपकी आई के अंदर गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई इनर्ट सब्सटेंस गया है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लाइक ग्लास, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये वेल टॉलरेटेड होते हैं। लेकिन अगर कोई लेड या एल्यूमिनियम जैसी कोई चीज़ चली गई है तो फिर लोकल इरिटेटिव रिएक्शन हो सकता है। सुपरेटिव रिएक्शन भी हो सकते हैं अगर कॉपर, जिंक, निकल वगैरह अगर चले जाएँ या टॉक्सिक होते हैं। इसी तरह कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं जैसे कि आयरन और कॉपर। आयरन एक कंडीशन कॉज करता है सिड्रोसिस बल्बाई, और कॉपर कैल्कोसिस एक कंडीशन कॉज कर रहा होता है। तो या तो कोई रिएक्शन नहीं होगा इनर्ट सब्सटेंसेस की वजह से, लोकल इरिटेटिव रिएक्शन आपके पास लेड एल्यूमिनियम की वजह से होता है, सुपरेटिव रिएक्शन होता है कॉपर, जिंक या निकल की वजह से, स्पेसिफिक रिएक्शन होता है आयरन या फिर कॉपर की वजह से। सो सिड्रोसिस की अगर हम बात करें, सिड्रोसिस बल्बाई, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है अगर आपकी जो इंट्राऑक्यूलर जो रिटेन्ड बॉडी है वो आयरन से बनी हुई है। सो इंट्राऑक्यूलर आयरन फॉरेन बॉडी की टेंशन हो जाए तो इसको हम सिड्रोसिस बल्बाई कहते हैं। ये 2 महीने या 2 साल के बाद होता है इंजरी के, पोस्ट इंजरी। और होता क्या है कि जो ये फेरस इंट्राऑक्यूलर बॉडी होती है ये डिसोसिएशन करती है, अंडरगोज डिसोसिएशन, और जो आपका आयरन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इंट्राऑक्यूलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स के अंदर, लाइक लेंस एपिथेलियम, आइरिस, सिलियरी बॉडी एपिथेलियम, सेंसरी रेटिना जो हमारी पिगमेंट एपिथेलियम होती है। और वहाँ पर ये टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर लोकल एंजाइम होते हैं या एंजाइम सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है और सेलुलर डेथ कॉज कर रहा होता है। ठीक है। क्लिनिकल साइंस हमारे पास लेंस के अंदर हमारे पास एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है। आइरिस के अंदर हमारे पास हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस होता है, इसके अंदर हमारे पास आइरिस जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। प्यूपिल के अंदर हमारे पास प्यूपिलरी मिड्रियासिस हो जाता है। एंगल जो होता है, एंगल हमारे पास जो ट्रेबिकुलर मैश्योर को अलावा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है। रेटिना जो होती है, पिगमेंट्री एपिथेलियम जो होती है उसकी डीजेनरेशन हो सकती है। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्लाइंडनेस ही हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं अगर हम सिड्रोसिस की बात करें। सिड्रोसिस बल्बाई की लेंस, आइरिस, प्यूपिल, एंगल, रेटिना और साथ ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। एचालकोसिस, ये स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रिटेन्ड इंट्राऑक्यूलर कॉपर अलॉय फॉर फॉरेन बॉडीज़ के अंदर कॉपर डेपोजिशन होती है। इसकी अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कॉर्निया के अंदर हमें केशर फ्लेशर रिंग मिलता है। ये बहुत एक कॉमन फाइंडिंग है। गोल्डन ब्राउन रिंग हमारी डेस्मेंट मेम्ब्रेन के अंदर हमें विजिबल होता है और कॉपर डेपोजिशन की बहुत एक स्पेसिफिक सी फाइंडिंग है केशर फ्लैशर रिंग। और लेंस के अंदर हमें एक सनफ्लावर कैटरैक्ट मिल सकता है और रेटिना के अंदर हमें गोल्डन प्लेक्स मिलते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट, ये SCQ आया हुआ है, आप मार्क कर लें। हिस्ट्री सबसे पहले तो हम देखेंगे ना, हिस्ट्री में पूछेंगे कि नेचर क्या थी फॉरेन बॉडी की।
तो उससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि मैनेजमेंट के अंदर। एग्जामिनेशन हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि विजुअल एक्विटी कैसी है, पॉसिबल साइट क्या है एंट्री एग्जिट की, कितना डैमेज हुआ हुआ है, फंडस एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोकलाइजेशन हम करेंगे। लोकलाइजेशन में पहले भी पढ़ा था, लोकलाइजेशन में हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और इनडायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राओकुलर है। डायरेक्ट के अंदर हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, और इनडायरेक्ट एप्थेल्मोस्कोप हम यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जो मेथड्स हैं उसके अंदर हमारे पास प्लेन एक्सरे ऑर्बिट आ गया, प्लेन एक्सरे विद लिम्बल रिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी ए एंड बी यूज़ हो सकती है, सीटी स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं, और एमआरआई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो जितनी भी मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ के केस के अंदर हमने एमआरआई नहीं करवाना होता। सो लोकलाइजेशन में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, गोनियोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास प्लेन एक्सरे आता है, इसके साथ प्लेन एक्सरे विद लिम्बल रिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, मतलब ये तमाम एक्सरे, अल्ट्रासोनो, सीटी, एमआरआई तमाम ही करना है हमने इनडायरेक्ट के अंदर। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो टेटनस कवरेज चेक करनी है, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी आ रही है और हमने प्रोफाइलेक्टिकली ही हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करवा देनी होती है, ठीक है। अगर तो फॉरेन बॉडी एंटीरियर सेगमेंट में है तो फिर हम लिम्बस के थ्रू हम उसको रिमूव कर लेते हैं। अगर पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर हैं तो फिर या तो हम मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं या फिर पार्स प्लानर विट्रेक्टमी और फॉरसेप्स के थ्रू कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो आप टेटनस कवरेज देखेंगे और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आप यूज़ करवा देंगे कि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो, इन्फेक्शन ना हो। और सर्जिकली फिर अगर तो एंटीरियर सेगमेंट के अंदर कोई चीज़ पड़ी है तो लिम्बस अप्रोच, अगर पोस्टीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व है तो फिर आप मैग्नेट के थ्रू या फिर पार्स प्लानर विट्रेक्टमी के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये हमारा इंट्राकुलर वाला सेगमेंट कवर हो गया। तो पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ की हम बात करते हैं। पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ आर 3 टाइम्स मोर कॉमन, ज़्यादातर यंगर एज के अंदर होती हैं। मेल जो होते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। मोड्स क्या होती हैं, या तो कोई ट्रॉमा हो जाए आपको शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स, नेल, स्क्रू वगैरह, या फिर आप कोई बहुत हाई चीज़ के ऊपर जो ट्रैवल कर रही होती है लाइक बुलेट हो गई या आयरन फॉरेन बॉडीज़ हो गई, इस तरह की कोई चीज़ लग गई है। तो या तो किसी ने कोई चीज़ आंख में मार दिया है या आपको कोई चीज़ लग गई है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, अब मैकेनिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल पोस्ट ट्रॉमेटिक आइरिडोसाइक्लाइटिस हो सकता है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है। तो ये आपके 3 चीज़ें तो वही आ जाएंगी, या तो कोई मैकेनिकल इफेक्ट्स आ जाएंगी जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले भी, कोई भी चीज़ जब भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसके मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई रिएक्शन हो जाता है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक आइरिडोसाइक्लाइटिस कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। सो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, अब पेनिट्रेट की एक चीज़ तो आपको पेन भी होगी, विजन में भी मसला आएगा, डबल विजन भी हो सकती है। साइंस क्या होगा, आपकी विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी, कंजक्टाइवल हेमरेज हो जाएगा, कॉर्निया के अंदर आप उसी तरह देख सकते हैं वुंडिंग हो सकती है, प्यूपिल आइरिस अफेक्ट हो सकता है। ये हमने पहले भी बातें की हैं कि ये जर्नल साइंस होते हैं जो कि आप हर किसी के अंदर लिख ही सकते हैं। फॉरेन बॉडी केस के अंदर आपका एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो जाएगा या शैलो हो जाएगा, विट्रस के अंदर हेमरेज होगा, रेटिना के अंदर हेमरेज हो सकता है। तो ये एक चीज़ें हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी, वो सेम ही होंगी। या तो आप सबसे पहले तो आपने उसकी इसी तरह हिस्ट्री ले लेनी है, फिर आपने एग्जामिनेशन कर लेनी है, लोकलाइजेशन कर लेनी है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर लेनी है। ट्रीटमेंट जो है वो उसके अंदर आपने देख लें, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, वो हमने उसमें भी दी थी पिछले वाले में। और जो नॉन वायबल टिश्यू है या जो ख़राब हो गया वो हम रिमूव कर देते हैं, और फिर बाकी हम जो है रिपेयर कर देते हैं। हाईफीमा की हम बात कर लेते हैं। हाईफीमा इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर। और वैसे तो कॉर्निया जो होता है वो हमारा इवेस्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड आ रहा होता है एंटीरियर चैम्बर में, ये आइरिस की रूट या फिर सिलरी बॉडी के थ्रू आ रहा होता है, कॉर्निया से नहीं आ रहा होता, आइरिस रूट या फिर सिलरी बॉडी की वजह से आ रहा होता है। कॉज क्या हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऑक्यूलर सर्जरी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है अगर कोई न्यूवेस्कुलराइजेशन हो जाए आइरिस सिलरी बॉडी की, लाइक न्यूवेस्कुलराइजेशन डायबिटीज़ के अंदर हो जाती है, हीमेटोलॉजिकल डिजीज सिकल सेल एनीमिया वगैरह के अंदर हो सकती है, हीमोफीलिया के अंदर हो सकती है, या फिर वेस्कुलर एनोमली होगी है। तो ट्रॉमा या ऑक्यूलर सर्जरीज या फिर स्पॉन्टेनियस। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, अब आप खुद ही देखें ब्लड जमा हो रहा है तो आपको एक तो विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी, प्यूपिल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, और आपको विजिबल ब्लड नजर आएगा।
इसकी ग्रेडिंग आप देख लें कि अगर तो इसकी ग्रेडिंग में 5 चीज़ें हैं। माइक्रो हाइफीमा होता है 1, 2, 3 एंड 4। माइक्रो हाइफीमा में स्लिट लैंग के ऊपर हमें ना सिर्फ डॉट्स नज़र आते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल नज़र आते हैं। ग्रेड 1 के अंदर हमारे पास लेस दैन 33% इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी ब्लड जमा होता है। और ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास 33 से 50% इन्वॉल्वमेंट होती है, और ग्रेड 3 के अंदर हमारे पास लेस दैन 50 होती है। या फिर आप कह सकते हैं ग्रेड 3 के अंदर कि मोर देन जो है ना 33 और 50 के दरमियान कर लें, इस तरह करके ना। सो हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी हो रही है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 50% के करीब अगर कहीं पर कोई फॉल कर रहा है तो इसको आप ग्रेड 3 के अंदर। ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास जो है ना कंप्लीट ही तकरीबन जो एंटीरियर चेम्बर फिलिंग होती है वो कंप्लीट होती है। 1 के अंदर हमारे पास 1/3 इन्वॉल्व होता है, 2 के अंदर हमारे पास 1/3 to हाफ होता है, और ग्रेड 3 के अंदर 1/2 to 3/4 होता है, और ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास टोटल फिलिंग हो जाती है हाइफीमा की। सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी 8 बॉल हाइफीमा। अगर टोटल हाइफीमा हो जाए, कभी आपने वो 8 बॉल्स देखी हैं स्नॉकर वाली, तो जो हाइफीमा 8 बॉल हाइफीमा में हम कहते हैं कि टोटल हाइफीमा ब्राइट रेड ब्लड अंदर या ब्लैक बॉल की तरह आपके नज़र आता है, ठीक है। तो 8 बॉल के अंदर एक ब्लैक बॉल होती है, इसी तरह मुख्तलिफ जो रंगों की आपके पास बॉल्स होती हैं। तो 8 बॉल हाइफीमा में इट इज़ टोटल हाइफीमा विद ब्राइट रेड ब्लड। ब्लैक बॉल हाइफीमा इसके अंदर टोटल हाइफीमा होता है विद डार्क रेड ब्लैक ब्लड। अगर तो फ्रेश ब्लड होगा तो वो फिर ब्राइट रेड नज़र आएगा, और अगर आपके पास थोड़ा सा पुराना ब्लड है तो फिर वो आपको डार्क रेड या ब्लैक ब्लड नज़र आएगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर रीब्लीड हो सकता है हाइफीमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि ना हमारा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है ये ब्लॉक हो जाता है रेड ब्लड सेल की वजह से, तो हमारे पास ग्लोकोमा का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमने इसको देखना होता है। कॉर्नियल ब्लड स्टेनिंग हो सकती है, एंटीरियर साइनिकी हो सकती है, और पिपलरी ब्लॉक भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव वही मैं जैसे बता रहा था कि सेकेंडरी ग्लोकोमा को हमने देखना होता है कि ताकि हम इसको ट्रीट करें, ताकि कॉर्नियल कोई स्टेनिंग ना हो या ऑप्टिक नर्व का कोई डैमेज ना हो। अब ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट या हाई रिस्क ट्रीटमेंट उस केस के अंदर हो जाती है, या तो बच्चे हों या फिर लार्ज हाइफीमा ग्रेड 3-4 का, या फिर सिकल सेल डिजीज़ हो। मेडिकल थेरेपी क्या होती है, आप ज़्यादातर तो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन या फिर ये बेड रेस्ट, आप हेड एलिवेशन के साथ पैचिंग हो सकती है। एस्पिरिन या एंटीप्लेटलेट एजेंट्स नहीं देने होते, टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, एट्रोपिन ड्रॉप दे सकते हैं, एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट दे सकते हैं, एंटी ग्लाकोमा ड्रग भी देते हैं। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है इसका। भी इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज होगा तो हम एंटी ग्लाकोमा ड्रग देंगे, और हमने आईओपी डेली की बेस के ऊपर मॉनिटर करना होता है, ठीक है। ये मेडिकल थेरेपी है। ट्रीटमेंट के अंदर यही आप देखें, ब्लड जमा हो गया तो एंटीरियर चेम्बर की आप इरिगेशन कर लेंगे, ठीक है, एस्पिरेशन कर लेंगे, और वो ब्लड को बाहर निकालेंगे, पैरासेंटेसिस कर लेंगे एंटीरियर चेम्बर की, और फिर ट्रेबेलेक्टमी कर देंगे जहाँ पर आपका जो आईओपी कंट्रोल ना हो रहा हो। तो ये करते कब, इंडिकेशन कब होती है, जब 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा इंट्राऑकुलर प्रेशर हो जाए या इक्वल हो जाए, तो फिर हम करते हैं या एंटीरियर चेम्बर इरिगेशन, एस्पिरेशन स्मॉल इंसिजन के थ्रू, या फिर पैरासेंटेसिस, या फिर ट्रेबेलेक्टमी। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ऑब्जर्व करें, बेड रेस्ट दें, पैचिंग कर दें, एस्पिरिन वगैरह को अवॉइड करें, टॉपिकल स्टीरॉइड, एट्रोपिन, एंटी फाइब्रिनोलिटिक, और साथ एंटी ग्लूकोमा। तो ये इसका है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एससीक्यू आता है, मार्क कर लें, केमिकल इंजरी ड्यू टू एसिड एंड अल्कली बर्न्स। Chemical injury of conjunctiva and cornea is the most urgent ocular emergency and requires immediate intervention. ये सबसे urgent ocular emergency है, और इसमें हमें फ़ौरन इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो एसिड्स हो सकते हैं या अल्कलीज हो सकते हैं। एसिड के अंदर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, क्रोमिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। अब केमिकल इफेक्ट एसिड्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो सरफेस प्रोटीन होते हैं ना उनकी कोगुलेशन कॉज करते हैं, और एक फिजिकल बैरियर बन जाता है, ठीक है। कोगुलेशन हो गई तो फिजिकल बैरियर बन गया डीपर टिश्यूज़ का। तो अब क्या आपको साइन मिलेंगे, कंजक्टाइवा और कॉर्निया के अंदर आपको नेक्रोसिस नज़र आएगी। कॉर्नियर जो सरफेस है कोगुलेशन की वजह से ओपेक हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, तो ये हमारे पास ऑक्यूलर साइंस होते हैं। कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया के अंदर नेक्रोसिस होगा, स्लफिंग होगी, और कॉर्नियल सरफेस हमारे पास जो है वो ओपेक हो जाएगा, ठीक है।
अल्कली क्या करते हैं, अल्कली आर, हमेशा याद रखिएगा कि अल्कलीज आर ट्वाइस एज कॉमन, ज़्यादातर अल्कलीज जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं घर के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं एसिड बर्न्स की निस्बत। तो ये हमेशा हमें ऐसे लग रहा होता है कि एसिड शायद ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक छुपा रुस्तम होता है और अल्कलीज आर मोर डैमेजिंग। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फ्रेश लाइम, इसका एक सिनेरियो भी आया हुआ है कि फ्रेश लाइम आँख के अंदर चला गया, लिक्विड अमोनिया, सही है। तो ये आपने याद कर लेने हैं सेंस के अंदर, याद नहीं करने, बस आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि अल्कली है या फिर ये एसिड है। केमिकल इफेक्ट क्या करते हैं, ये स्पॉनिफिकेशन कॉज करते हैं, जो कि आपके जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनको स्पॉनिफाई कर देते हैं और एज ए रिजल्ट सॉलेबल कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, अब वो जब सॉलेबल कंपाउंड बनते हैं तो एक पेनिट्रेशन का रास्ता बन जाता है और डीप पेनिट्रेशन हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ना ये ज़्यादा सीरियस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो जगह है जो जहाँ पर भी ये रिएक्ट करते हैं वहाँ पर स्पॉनिफाई कर देते हैं जो वहाँ पर फिजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और एक तरह से होल बन जाते हैं या परफोरेशंस बन जाती हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो आपके डीपर टिश्यूज़ हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। सही है, अब इसके ऑक्यूलर साइंस क्या हैं या डैमेज या सवेयर अल्कली बर्न के अंदर क्या होता है, एक तो नेक्रोसिस होगा ही होगा कंजक्टाइवा का, कॉर्निया का। ठीक है, और जो लिम्बल वेस्कुलेचर है वो भी डैमेज होता है, जो आपके लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं ना वो लॉस हो जाते हैं। तो फिर रीजनरेशन के अंदर एक प्रॉब्लम आता है, और ये मसला होता है कि कंजक्टिवलाइजेशन हो जाती है। सो इससे क्या होता है कि वैसे तो कॉर्निया वेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, इसके साथ साथ नेक्रोसिस और लॉस ऑफ लिम्बल स्टेम सेल्स के साथ साथ डीपर पेनिट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन हो जाती है, एंटीरियर चैम्बर के अंदर परफोरेशन हो सकती है, पेनिट्रेशन हो सकती है, और हाइपोटोनी भी हो सकती है अगर एंटीरियर चैम्बर इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पास क्या था, नेक्रोसिस, लॉस ऑफ लिम्बल सेल्स, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन, एंटीरियर चैम्बर पेनिट्रेशन एंड हाइपोटोनी। सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है, एक तो सवेयर पेन होगी, ब्लेफरोस्पैज्म होगा, आईलिड क्लोज हो जाएंगी या फिर वो एबनॉर्मल उनका क्लोजर होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपके पास विजुअल एक्विटी डिक्रीज करेगी, पेन भी होगा। ऑक्यूलर साइन क्या होंगे, आपको बर्निंग के मार्क आपको नजर आएंगे, इसके साथ साथ कंजक्टाइवा और जो आपका लिम्बस है ये वाइटिश हो जाएगा और कॉर्निया आपको ओपेक लगेगा। सो क्या हो रहा है, हमें मार्क्स ऑफ बर्न नज़र आएंगे, कंजक्टाइवा और लिम्बस के अंदर हमें वाइटिश एक डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी या वाइटिश कंजक्टाइवा एंड लिम्बस नज़र आएगा, एंड कॉर्निया आपको ओपेक नज़र आएगा, डल ओपेक। मैनेजमेंट क्या है, ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है। तो अ केमिकल बर्न इज़ ओनली आई इंजरी दैट रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट फॉर्मल क्लिनिकल असेसमेंट। आपको अगर पता लग गया कि केमिकल बर्न है तो असेसमेंट की बजाय आपने फ़ौरन उसकी मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, कॉपियस इरिगेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है ना, आप उसको इरिगेट करें। कैसे, इससे क्या होगा कि कॉपियस इरिगेशन से एक तो ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट विद केमिकल कम होगा और आपका जो पीएच है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। उसके बाद आप एक टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा दें और दोबारा अपनी जो आई है उसको इरिगेट करें विद वाटर और नॉर्मल सलीन, जो कि आपको अवेलेबल हो 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, आपने इरिगेशन कर दी, एनेस्थीसिया लगाया, फिर इरिगेट किया, फिर आप न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। आपने फ़ौरन न्यूट्रलाइजेशन नहीं करनी होती। एसिड को आप किसी भी डाइल्यूट अल्कली से न्यूट्रलाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से, और अगर अल्कली है तो उसको कोई भी आप वीक एसिड लाइक बोरिक एसिड सोल्यूशन से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिमूवल कर दें आप पार्टिकुलेट केमिकल मैटर का विद या अगर कोई आपको नज़र आ रहा है कोई इस तरह की चीज़, कॉटन स्वैब या फॉर्सेप्स इसको रिमूव कर दें। और आप ज़रूर देख लें कि जो आप आईलिड है उसको भी आप अच्छी तरह जो है ना इवर्जन करके उसकी देखें कि उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल लाइम के जो मटेरियल है, लाइम होता है वो वहाँ पर रह जाता है फॉनिक्स के अंदर, तो आपने इसको देख लेना है। और उसके बाद आप देख लें कि कोई जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको आप निकाल दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपियस इरिगेशन, उसके बाद एनेस्थीसिया लगाएं, फिर उसको अच्छी तरह 15-20 मिनट इरिगेट करें, न्यूट्रलाइजेशन करें। उसके बाद आप देख लें कोई मटेरियल रह तो नहीं गया, वो आप रिमूव कर दें, इवर्जन देख लें, लिड को इवर्ट करके देख लें, और उसके बाद आप जो है जो डैमेज टिश्यू है उसको निकाल दें। और उसके बाद फिर आपने ये इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद फिर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आना है। तो ये ग्रेडिंग भी है कॉर्नियल क्लैरिटी को लेके कि क्या आप देखते हैं, अगर तो आपका कॉर्निया क्लियर हो और कोई लिम्बस के अंदर इस्कीमिया ना हो तो आपका ग्रेड 1 होता है।
अगर आपका कॉर्निया हेजी है और जो लिम्बल इस्कीमिया और लेस देन 1/3 है तो फिर ग्रेड 2 होता है। अगर हेजी कॉर्निया है ही सही लेकिन आपका जो इस्कीमिया 1/3 से हाफ तक है, 33% to 50% है लिम्बल इस्कीमिया, लिम्बस आपका इन्वॉल्व हुआ है, तो ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 4 के अंदर आपके पास ओपेक कॉर्निया होता है और आपका जो लिम्बस है वो मोर देन 50% इन्वॉल्व होता है। ये हम सेवेरिटी ऑफ केमिकल इंजरी को देखने के लिए ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रेड 4 का प्रोग्नोसिस सबसे बुरा है, ग्रेड 1 का सबसे अच्छा है। ट्रीटमेंट अब हमने करनी है। ट्रीटमेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तो आपने इन्फ्लेमेशन को देखना है, आप एपिथेलियल जो डैमेज हुआ उसको रीजनरेशन की तरफ लेके जाना है, और आपने देखना है कि जो एसिड जो वो कांटेक्ट हुआ उस वजह से कोई अल्सर वगैरह ना बने। तो आप खुद ही देखें आप क्या दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे सकते हैं, ऑइंटमेंट दे सकते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स दे सकते हैं, स्टेरॉयड आप दे सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड दे सकते हैं ताकि वुंड हीलिंग हो, सिट्रिक एसिड दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कम हो, टेट्रासाइक्लिन देते हैं कि कोलेजनेज इनहिबिटर है ताकि जो कोई जो आपका फाइब्रोसिस वगैरह की वजह से कोई परमानेंट डैमेज ना हो, ठीक है। सिस्टेमिक के अंदर आप क्या दे सकते हैं? ये तमाम चीज़ें टॉपिकल थी। एनाल्जेसिक दे सकते हैं ताकि पेन ना हो, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह ये भी कोलेजनेज इनहिबिटर्स हैं। एस्कॉर्बिक एसिड एक तो रीजनरेशन के लिए और दूसरा इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करने के लिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, साइक्लोप्लेजिक्स, स्टेरॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, सिस्टेमिक के अंदर एनाल्जेसिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन और एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप खुद भी ऐसे लिख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि जो टीनेंस कैप्सूल है उसको हम सूचर कर देंगे लिम्बस के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि लिम्बल स्टेम सेल जिस तरह हमने बताया था कि वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा सकते हैं ताकि एपिथेलियम हमारी हील हो जाए, या फिर कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा देते हैं, केराटोप्लास्टी कर देते हैं, ठीक है, कॉर्निया ही चेंज कर लेते हैं, या फिर केराटोप्रोस्थेसिस कर देते हैं, या फिर आर्टिफिशियल कॉर्निया हम जो है यहाँ पर लगा देते हैं। क्या करते हैं? या तो टीनन कैप्सूल को लिम्बस के साथ जोड़ दें, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लिम्बल सेल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा सकते हैं, कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा सकते हैं, केराटोप्लास्टिक और केराटोप्रोस्थेसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन अब क्या हो सकती है? आपके पास कॉर्निया परफोरेट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईलेट के अंदर ट्रिकियासिस हो सकता है, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, कंजक्टाइवा के अंदर सिकाट्राइजेशन हो सकती है, स्कारिंग वुंडिंग हो सकती है, कॉर्निया के अंदर आपके पास स्कारिंग हो सकती है, अल्सराइजेशन हो सकती है, ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादातर इमरजेंसी ट्रीटमेंट का ही आता है कि आपने क्या करना है, लेकिन मैंने तमाम चीज़ें आपको एक दफ़ा फिर भी रिपीट कर दी बार बार ताकि आपको थोड़ी सी जहन नशीन हो जाए। तो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक SCQ जो आता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर। बहुत दफ़ा आया हुआ है, आपको बॉल लग गई है, आपकी लड़ाई हो गई है, मोटरसाइकिल आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार वाले से लड़ाई हो गई है, उसने आपको मुक्का मारा है, ये बहुत कॉमन होता है। ये भी कंट्यूजन इंजरी है सॉर्ट ऑफ। सो ब्लो आउट फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा टू द ऑर्बिट बाय रिलेटिवली लार्ज ऑब्जेक्ट लार्जर देन द साइज ऑफ ऑर्बिटल अपर्चर, ऑफ्टन राउंडेड सच एज टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, या फिर ह्यूमन फिस्ट, या फिर कुछ भी ऑटोमोबाइल का पार्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ से बड़ी है, आपकी हथेली से बड़ी है, उसने आपको हिट किया है तो वजह से आपको ब्लो आउट फ्रैक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी आपको मुक्का लगता है या फोर्स ऑफ ब्लो लगती है तो आपका इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर रेज करता है, और जहाँ पर आपकी ऑर्बिटल वॉल वीक है ना, फॉर एग्जांपल मीडियल साइड के ऊपर, हमने याद आपको हो तो एक लैमिना होता था वहाँ पर मीडियल साइड के ऊपर, तो वहाँ पर वीक होता था, ठीक है, एथमॉइड बोन के अंदर। और इसी तरह फ्लोर ऑफ जो ऑर्बिट होता है ये भी वीक पॉइंट होता है, यहाँ से जो है ना फ्रैक्चर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? पेरी ऑर्बिटल इकीमोसिस हो सकता है, एडीमा हो सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है ऑर्बिट या आईलेट का। अब इसमें एम्फाइसीमा आप सोच रहे होंगे कैसे होता है? मीडियल वॉल के अंदर जब भी फ्रैक्चर होता है ना तो एयर जो होती है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आ जाती है और आपको क्रैकलिंग साउंड महसूस होती है अगर आप पाल्पेट करें। इसी तरह हाइपरस्थीसिया हो जाता है इंफ्राऑर्बिटल नर्व की, जहाँ पर भी उसका रूट होता है। हाइपरस्थीसिया होता है नमनेस या लॉस ऑफ सेंसेशन। प्रोप्टोसिस हो सकता है। डिप्लोपिया एक इसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है। डिप्लोपिया क्यों होता है? एक तो हेमरेज की वजह से हो सकता है, और दूसरा इस वजह से कि जो इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो मैकेनिकली इंट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इनऑप्थेल्मस हो सकता है। इनऑप्थेल्मस होता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल। और टोसिस भी हो सकता है, और अगर फोर्स डक्शन टेस्ट कराया जाए तो रिस्ट्रिक्शन होती है आपकी जो मूवमेंट ऑफ आई की। क्लिनिकल फीचर के अंदर आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, मिक्स हो गए होंगे। पेरी ऑर्बिटल
एडीमा हो सकता है, इकीमोसिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, आपके पास हाइपरस्थीसिया हो सकता है, प्रोप्टोसिस हो जाता है, डिप्लॉपिया हो जाता है, फोर्स रिडक्शन टेस्ट के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन मिलती है, इनऑप्थेलमस मिलता है। समटाइम्स वो ना आपको देते हैं कि नोट लिखें ब्लो आउट फ्रैक्चर के ऊपर, तो ये भी आ जाया करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉज क्यों होता है, आपको कोई भी ट्रॉमा हो गया, मैकेनिज्म क्या है, फ्रैक्चर हो गया मीडियल साइड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, फीचर्स के अंदर इकीमोसिस, एम्फाइसेमा जो आपको याद रहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की आप देखें, फ्रैक्चर हो रहा है तो आप एक्सरे कराएंगे, CT MRI कराएंगे, ठीक है, और हेस चार्ट आप यूज़ करवाते हैं ताकि आपको पता लगे कि आई की इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई है, रिस्ट्रिक्शन कितनी है मूवमेंट में। इसका जो साइन आता है एक्सरे के ऊपर, इसको हम टीयर ड्रॉप ओपेसिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, टीयर ड्रॉप ओपेसिटी हमको नज़र आता है एक्सरे के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है, अब देखें, मेडिकल ट्रीटमेंट होगी और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में यह है कि नोज़ ब्लोइंग आपने अवॉइड करनी है। इसका रीज़न क्या है कि हमने देखा था एम्फाइसीमा वाला पॉइंट था कि नोज़ ब्लोइंग से जो इन्फेक्टेड साइनस के कंटेंट है वो ऑर्बिट में जा सकते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, पेन हुई हुई है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, एंटीबायोटिक्स ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, सिस्टेमिक स्टीरॉयड भी देंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि कोई वर्टिकल डिप्लोपिया अगर हुआ हुआ है तो परमानेंट ना हो जाए, और अगर आई अंदर की तरफ चलेगी, इनऑप्थेलमस हो गया, तो वो कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ऑप्टिमम टाइम है सर्जरी का वो 10 से 14 दिन है। और एक तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी के अंदर हम जो इंट्रैप्ड ऑर्बिटल कंटेंट होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, और जो बॉनी डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी ठीक कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे, क्यों बहुत दफ़ा आया हुआ है, 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने नोज़ ब्लो नहीं करवाना, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, एनाल्जेसिस दे सकते हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉयड दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने ये देखना है कि आपने जो वर्टिकल डिप्लोपियास को ट्रीट करना है, कॉस्मेटिकली इनऑप्थेलमस को ट्रीट करना है। उसके बाद आपने ये 10 से 14 दिन बाद करनी होती है, और जो भी आपके ऑर्बिटल कंटेंट है जो इंट्रैप हुआ है वो आपने इसको देखना है और रिपेयर करनी है। कॉम्प्लिकेशन का भी सवाल आ जाता है, तो यहाँ लिखी हुई नहीं है, ये आप नोट कर लें कि रीब्लीडिंग हो सकती है, ग्लोकोमा हो सकता है, कॉर्नियल स्टेनिंग हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है, इनऑप्थेलमस हो सकता है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कवर हो गया है। आई हैव ट्राइड के तमाम आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं तो ब्लो आउट फ्रैक्चर, और आपने इसमें से जो केमिकल इंजरी है ये मिस नहीं करना, और क्लासिफिकेशन को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मुलाकात होगी किसी नए वॉइस में।